Oh, bड़ी ही सकता है. Question number 7. Ex resident individual retired from AB company limited. Retired students ध्यान रखना, from AB company मतलब सिर्फ अगेन प्राइवेट कंपनी, कोई गवर्नमेंट कंपनी तो नहीं हो सकती वो, ठीक है. सो ऑन 1st Feb, रिटायर कब हुआ? 1st Feb 2020, आफ्टर 20 years and 9 months ऑफ सर्विस. ओके, सो नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस हमको क्वेश्चन में दिया है, नो नीड टू कैलकुलेट. ही जॉइन PQ कंपनी लिमिटेड ऑन द सेम डे. स्टूडेंट्स, एक्स रेसिडेंट इंडिविजुअल रिटायर्ड फ्रॉम AB कंपनी ऑन 1st Feb. 1st Feb को रिटायर हो गया, सेम डे ही जॉइन PQ कंपनी. जैसे ही एक कंपनी से रिटायर हुआ, देन ही जॉइन अनदर कंपनी. From the following information compute his taxable income. Okay, taxable income का मीनिंग क्या होता है? all 5 heads of income and deductions under section 80. ठीक है, बट अगेन स्टूडेंट्स आपको कभी all 5 heads of income साथ में नहीं पूछेगा. दे विल आस्क एनी 2 heads, salary business, business other sources या capital gain other sources. any these 2 heads will be asked. कोई भी combination हो सकता है. and 2-3 deductions होगा, 80C, 80CCC, 80D, 80DD, E, TTA and U. ये 6 deductions में से any 2 deductions they will ask. Salary and allowances from 1st April 19 to 31st Jan from AB company, मतलब जो पहला कंपनी में ये काम करता था. बेसिक सैलरी पर मंथ 15,000. DA considered for retirement benefits, क्लियरली लिखा है considered for retirement benefits per month 5,000. Commission at the rate of 4% on turnover of rupees 1 lakh achieved by X 4,000. Gratuity received not covered under Payment of Gratuity Act 1972, not covered under Payment of Gratuity Act students, ठीक है, it is 2 lakh. Then salary allowances from PQ company, PQ company जो second companies ने join किया था retirement के बाद. Basic salary per month, entertainment allowance per month, fixed allowance, medical allowance per month, house and allowance, leave salary received, X resides in his own house, allowance लेता है और खुद के घर में रहता है वो. Payment made, students, once you get this term payments, contribution, that means they are talking about investments, expenses. ये सब deductions में आता है, chapter 6A में, section 80 में आता है students. so ये बाद में पढ़ेंगे students. so right from here, मतलब ये पूरा यहाँ तक ना students, right from the first sentence till X resides in his own house, ये सब income from salary है. once you refer this ना payments, पेमेंट्स का मतलब कॉन्ट्रीब्यूशंस है या इन्वेस्टमेंट्स हैं सब स्टूडेंट्स. सो दिस इज कवर्ड अंडर सेक्शन 80, तो इसको हम लोग बाद में पढ़ लेते हैं, ठीक है. तो फर्स्ट विल स्टार्ट विद इनकम फ्रॉम सैलरी. सैलरी का कैलकुलेशन करना है, ध्यान रखना 2 एम्प्लॉयर थे इसके सेम फाइनेंशियल ईयर में. फर्स्ट ही वॉज वर्किंग विद AB कंपनी और बाद में उसने PQ कंपनी ज्वाइन कर लिया, ठीक है स्टूडेंट्स. तो अगेन पहला स्टूडेंट्स क्या रिकॉर्ड करते हैं हम लोग, उसका नाम, वी रिकॉर्ड हिज नेम, जो भी नेम उसका दिया है, previous year, assessment year, legal status, okay, residential status, computation of taxable income. ये सब लिखने का स्टूडेंट्स, ऑलवेज यू राइट प्लीज. हाँ, फिर उसके बाद स्टार्ट विद कैलकुलेशंस. मैंने लिखा नहीं बट आपको लिखना चाहिए स्टूडेंट्स. अभी यहाँ पे 2 एम्प्लॉयर हैं इसके, तो फर्स्ट विल कॉन्सेंट्रेट ऑन AB कंपनी लिमिटेड. उस कंपनी से उसको क्या क्या मिला, अगेन बट फॉर्मेट तो सेम रहेगा. फर्स्ट विल लुक फॉर सैलरी एंड अलाउंसेस, ठीक है, सैलरी एंड अलाउंसेस ढूंढते हैं राइट फ्रॉम द बिगिनिंग. बट AB कंपनी, स्ट्रिक्टली AB कंपनी. सो वहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, बेसिक सैलरी पर मंथ DI 15,000. बट वो कब रिटायर हो गया था? एक्स रेसिडेंट इंडिविजुअल रिटायर फ्रॉम AB कंपनी ऑन 1st Feb. 1st Feb मतलब स्टूडेंट्स 31st Jan तक उसने काम किया. अब वो फाइनेंशियल ईयर प्रीवियस ईयर स्टार्ट्स फ्रॉम 1st April. सो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जान. सो 10 मंथ्स उसने सिर्फ ये कंपनी में काम किया, ओनली फॉर द 10 मंथ्स. तो जो भी पर मंथ लिखा होगा ना स्टूडेंट्स, दैट शुड बी मल्टीप्लाइड विद 10, दैट शुड बी मल्टीप्लाइड विद 10. अच्छा, ये केस में ऐसा कोई एडजस्टमेंट नहीं है, वो सैलरी फॉल्स ड्यू या रिसीव्ड, वो लास्ट टाइम मुझसे जो मिस्टेक भी हो गया था स्टूडेंट्स, सो वी मल्टीप्लाइड विद 11 और मैंने रीज़न भी बताया था क्या रीज़न है. बट यहाँ पे ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं है, देर इज़ नो सच एडजस्टमेंट. सो विल स्टार्ट द कैलकुलेशन फ्रॉम 1st April 2019 टिल 31st Jan. फर्स्ट कंपनी की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट कंपनी में तो जैन तक काम किया ना. सो 10 मंथ्स ही हैज वर्क विद द फर्स्ट कंपनी. सो बेसिक सैलरी और DA जो आपको दिया है ना स्टूडेंट्स, 15,000 एंड 5,000, दैट इज पर मंथ. सो पर मंथ है तो इसके लिए मल्टीप्लाई बाय, हम क्या करेंगे उसको स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे. तो वी स्टार्ट विथ बेसिक सैलरी.
That is 15,000 multiply by 10. We have two amount columns. So outer column में मैं लिख रहा हूँ 1,50,000. Then DNS allowance 5,000 per month. So 5,000 multiply by 10. So amount will be 50,000. Okay, these are amount column students. यूजुअली जनरली हम लोग दो अमाउंट कॉलम बनाते हैं, कभी कभी तीन भी बनाना पड़ जाता है स्टूडेंट्स व्हेन वी हैव मोर देन 2-3 इनकम्स. ओके, सो दिस इज 50,000 ये हो गया. और कुछ ऐसा अलाउंस है क्या? वी ऑलवेज कॉन्सेंट्रेट ऑन सैलरी अलाउंसेस, मतलब एडवांस सैलरी, अरियर्स ऑफ सैलरी, बोनस, कमीशन, ये सब पहले रिकॉर्ड किया जाता है. सो डीए हो गया. डीए के बाद स्टूडेंट्स यस कमीशन इज गिवन, कमीशन एट द रेट ऑफ 4% एंड अमाउंट इज गिवन 4,000. नाउ दे हैव नॉट सेड पर मंथ, तो अपनी तरफ से एज्यूम मत करना. दैट मीन्स 4,000 इज फॉर द एंटायर 10 मंथ्स, पूरे 10 महीने का है स्टूडेंट्स वो. ठीक है, इट इज़ नॉट पर मंथ स्टूडेंट्स, ध्यान रखना, बिकॉज इट्स नॉट स्टेटेड, ऐसा लिखा नहीं है, तो अपनी तरफ से अजम्पशन नहीं करने का. सो दिस इज 4,000 कमीशन. तो सैलरी डीए कमीशन हो गया. देन वी लुक फॉर परक्विजिट्स फ्रॉम ए बी कंपनी. अगेन पहला एम्प्लॉयर, तो कोई परक्विजिट है क्या स्टूडेंट्स? नहीं है. फिर डायरेक्टली क्या दिया है उसके यहाँ? ग्रेच्युटी दिया है. आर नॉट कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट. स्टूडेंट्स क्लियरली मेंशन किया नॉट कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट. ओके, सो नॉट कवर्ड है. और ग्रेच्युटी कितना मिला है इसको स्टूडेंट्स? 2 लाख, 20 years and 9 months of service. So first we'll record what? Gratuity लिखेंगे स्टूडेंट्स. इनर कॉलम में 2 लाख लेस exempt अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 10. ठीक है, तो इसका लिमिट्स होता है स्टूडेंट्स. सो आई गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. मैं नेक्स्ट स्लाइड पे इसका कैलकुलेशन करता हूँ स्टूडेंट्स. नॉट कवर्ड ना, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ खाली, जस्ट नॉट कवर्ड. एक्चुअल कैसा? नॉट कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972, मैंने शॉर्ट में लिखा. सो फर्स्ट लिमिट क्या होता है? एक्चुअल, विच इज़ ₹2 लाख, जो हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है. सेकेंड, विच इज़ फिक्स्ड बाई द गवर्नमेंट, विच इज़ 20 लाख स्टूडेंट्स. थर्ड एंड द लास्ट स्टूडेंट्स नॉट कवर्ड स्टूडेंट्स. सो एवरेज सैलरी ऑफ हाउ मेनी मंथ्स? 10 months upon 2 into number of years of service. ठीक है, तो हमें एवरेज सैलरी ऑफ 10 months चाहिए. क्वेश्चन सेज दैट ही रिटायर्ड ऑन 1st Feb. ग्रेच्युटी का रूल क्या है स्टूडेंट्स? इमीडिएटली प्रिसीडिंग मंथ ऑफ रिटायरमेंट. तो अगर 1st Feb को रिटायर हुए, सो दैट मीन्स यू हैव रिटायर्ड इन द मंथ ऑफ फेब. तो प्रिसीडिंग मंथ क्या है? जैन. सो यू मस्ट स्टार्ट फ्रॉम जैन एंड गो बैक 10 months. ओके स्टूडेंट्स, रिवर्स में हमको 10 months काउंट करना है, स्टार्टिंग फ्रॉम जैन स्टूडेंट्स. बट अगेन स्टूडेंट्स, क्यों टाइम वेस्ट करना? पहले भी मैंने बहुत बार एक्सप्लेन किया है. इफ़ यू नो कि उसका सैलरी हैजंट चेंज फॉर द पास्ट मेनी मंथ्स, सो आप एक महीने का सैलरी कैलकुलेट करो या एवरेज कैलकुलेट करो 10 months का, आपको आंसर सेम आएगा स्टूडेंट्स. प्योर मैथ्स है वो स्टूडेंट्स. ओके, सो सी लुक हियर, बेसिक सैलरी पर मंथ 15,000, DA which should be considered for retirement benefits 5,000. अच्छा, कहीं भी क्वेश्चन में फॉर AB कंपनी आई एम टॉकिंग अबाउट. ओके, बिकॉज AB कंपनी से ग्रेच्युटी मिल रहा है ना, तो AB कंपनी के बारे में सोचना है हमको स्टूडेंट्स. सो एनीवेयर दे हैव सेड इन दिस 4-5 लाइन्स के पास में उसका सैलरी कुछ अलग था. इंस्टेड ऑफ 15,000 इट वॉज 12 और 13 और 18, ऐसा कुछ नहीं था ना. सो दैट मीन्स इट 15,000 पर मंथ. वी डोंट नो राइट फ्रॉम हाउ मेनी ईयर्स और हाउ मेनी मंथ्स इट वॉज सेम. मतलब पास्ट 10 months में तो पक्का सेम था. कब से उसको 15,000 मिल रहा है ऐसा तो लिखा नहीं है, मतलब पास्ट में कोई चेंजेस तो था नहीं. सो यू कैन से कि पास्ट 10 months से सेम था. सो व्हाई शुड आई वेस्ट टाइम? तो 15,000 ये, 5,000 ये, 20,000 पर मंथ हो गया. एंड स्टूडेंट्स, बट कमीशन ना, अभी स्टूडेंट से गलती क्या हो जाएगी? 15 + 5 + 4 कर दोगे, रॉन्ग हो जाएगा. दिस 4,000 इज नॉट पर मंथ, दिस इज 4,000 ऑन टर्नओवर ऑफ 1 लाख. 1 लाख का 4% कैलकुलेट करके 4,000 लिया है. और टर्नओवर उसने अचीव किया. अचीव बिटवीन विच पीरियड? April 1st से 31st Jan, मतलब April 1st से 31st Jan मतलब 10 months. तो ये आपको कमीशन जो दिया है ना, ये 10 months का दिया है. सो इफ यू आर टेकिंग सैलरी फॉर 1 month, DA for 1 month, so commission should also be for 1 month स्टूडेंट्स. once again ये स्टूडेंट्स 1 month का है,
5000 भी एक मंथ का है, तो ये जो कमीशन है ये भी एक महीने का होना चाहिए ना, तभी तो आप ऐड कर सकते हैं तीनों को। ये दोनों एक महीने का, ये 10 मंथ्स का, तो प्योर मैथ्स इट कैन नॉट बी एडेड, दोनों सेम लेवल पे होना चाहिए, तीनों, सॉरी, ऑल थ्री अमाउंट शुड बी एट द सेम लेवल। सो इफ दिस इज पर मंथ, दिस इज पर मंथ, सो कमीशन भी पर मंथ फाइंड करो, बड़ा आसान है। दिस इज कमीशन एट 4% ऑन ₹1 लाख, और ये टर्नओवर उसने किस पीरियड में अचीव किया, हेडिंग में लिखा है ना, April 1st से Jan 31st। सो April 1st से Jan 31st मतलब 10 मंथ्स, सो 4000 को डिवाइड बाई 10 कर लो तो 400 हो जाएगा। सो दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू रिकॉर्ड हियर स्टूडेंट। तो मुझसे अगर अभी कोई एवरेज सैलरी पूछेगा तो आई विल से बेसिक प्लस DA, और कमीशन शुड बी काउंटेड ना, क्योंकि नॉट कवर्ड है कमीशन एज अ फिक्स परसेंटेज ऑन टर्नओवर अचीव्ड बाय द एम्प्लॉय, हमने नोट्स में ऐसा लिखा है। तो बेसिक 15 है, DA पर मंथ 5 है, और कमीशन 4000 बट वो 10 मंथ्स का है, इसके लिए अपॉन 10, तो 400 आएगा। 15 प्लस बाई 20 and this will be 400, so 20,400 is the salary per month। तो एवरेज भी सेम रहेगा स्टूडेंट्स, व्हाई, बिकॉज क्वेश्चन में ऐसा कहीं मेंशन नहीं किया है कि सैलरी वाज डिफरेंट इन डिफरेंट मंथ्स। हमने क्वेश्चन किए थे ऐसे स्टूडेंट्स कि जहाँ पे सैलरी हर महीने में या एवरी 3 मंथ्स इट वाज चेंजिंग, तो मैंने हर महीने का डेटा डिटेल्स रिकॉर्ड किया था, आई एडेड एंड फाउंड द एवरेज। ये नथिंग एज सच, कोई ऐसा एडजस्टमेंट नहीं है। सो इफ दिस इज योर सैलरी पर मंथ तो एवरेज भी सेम ही होगा स्टूडेंट्स, डेफिनेटली सेम होगा। सो वी शुड नॉट वेस्ट टाइम ऑन दैट। सो 20,400 अपॉन 2, नंबर ऑफ years of service स्टार्टिंग में लिखा था स्टूडेंट्स 20 years and 9 months of service, but this is not covered। not covered में हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, वो नंबर ऑफ मंथ्स इग्नोर करते हैं, ठीक है, वो राउंड ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है, because this is not covered। okay, so amount will be 20,400 upon 2, 2,400 divided by 2 into 20 years, so it comes to 2,04,000। third answer is 2,04,000, whichever is less, actual 2 lakh, rupees 20 lakh और 2,04,000, whichever is less। so obviously 2 lakh less है, तो स्टूडेंट्स अपने एक्चुअल सॉल्यूशन में जाएंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे जो whichever is less आया, whichever is less कितना आया, 2 लाख, सॉरी, so it is 2 lakh, so outer column will be nil। वो मतलब पूरा ग्रेचुटी एग्जेम्प्ट हो गया, एक्चुअल आपको मिला था 2 लाख और एग्जेम्प्ट भी हमने फाइंड किया, वो भी आंसर 2 लाख आया, अच्छी बात है, चलो नथिंग इज टैक्सेबल। सो जितना एग्जेम्प्ट आता है वो माइनस करने का। स्टूडेंट्स फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल में लिख रहा हूँ, आप कॉपी मत करना। सपोज एक्चुअल 2 लाख, ये आया 1,50,000 एग्जेम्प्ट, तो आउटर कॉलम कितना होगा, 50,000 ऑब्वियसली, एक्चुअल 2 लाख और एग्जेम्प्ट, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल आपको चलो जाने दो, अभी डिस्कस नहीं करते हैं, लेट इट बी, जब आएगा सामने देन आई विल डिस्कस, तो बेटर रहेगा। बट जस्ट सिंपल पॉइंट इज व्हाट, एग्जाम वॉट एवर इज द एग्जाम अमाउंट दैट शुड बी रिकॉर्डेड हियर, सो देन 2 लाख माइनस दैट अमाउंट, ओके, दैट विल बी द फाइनल आंसर। ठीक है, ग्रेचुटी हो गया स्टूडेंट्स। तो सी ए बी कंपनी का सब कुछ हमने कवर कर लिया स्टूडेंट्स, जो भी डेटा दिया था ना ए बी कंपनी, एज फार एज ए बी कंपनी इज कंसर्न दैट इज ऑलरेडी कवर्ड। बेसिक सैलरी, DA भी कर लिया, कमीशन भी कर लिया, ग्रेचुटी भी कर लिया, हो गया। तो अब स्टार्ट करने का सेकेंड एम्प्लॉयर कौन है, PQ कंपनी। तो सेम फॉर्मेट, सैलरी अलाउंसेस फ्रॉम PQ कंपनी, उसका परक्विजिट, उसका ग्रेचुटी, लीव सैलरी, अगर ऐसा कुछ होगा तो वो, ओके। सो वी स्टार्ट विथ PQ कंपनी। अब हम लोग लिखेंगे सेकेंड एम्प्लॉयर का नाम है PQ कंपनी, ओके। सो अगेन सैलरी एंड अलाउंसेस, तो अभी फाइंड करते हैं कि इस ये कंपनी से जो क्या क्या सैलरी, बोनस, कमीशन, एडवांस, एरियर्स ऑफ सैलरी, वो सब ढूंढना है हमको। सो स्टार्ट फ्रॉम द, ओके, ईयर, बेसिक सैलरी पर मंथ 20,000, एंटरटेनमेंट अलाउंस 1,000, एक मिनट स्टूडेंट्स, बेसिक सैलरी पर मंथ 20,000, एंटरटेनमेंट अलाउंस 1,000, फिक्स मेडिकल अलाउंस 2,000। तो स्टूडेंट्स ये सब बेसिक सैलरी, एंटरटेनमेंट, फिक्स्ड अलाउंस, सॉरी, बेसिक सैलरी, पर मंथ 20,000। ये फर्म, ये कंपनी उसने कब ज्वाइन किया, 1 Feb। ही रिटायर्ड ऑन 1 Feb फ्रॉम AB कंपनी एंड ऑन द सेम डे ही ज्वाइन दिस कंपनी। बट हमारा फाइनेंशियल ईयर प्रीवियस ईयर 31 मार्च को खत्म हो जाता है ना, तो 1 Feb 2020 से 31 मार्च 20 2 महीने ही होते हैं स्टूडेंट्स। तो इसका ये आएगा 40,000।
then he received entertainment allowance. Entertainment allowance was 2000. So again 2000 multiplied by 2. सेकेंड एम्प्लॉयर के पास ये साल में इन द करंट ईयर ही हैज़ वर्कड ओनली फॉर 2 months ना, वो अप्रैल से फिर नया साल होगा, वापस कैलकुलेशन होगा. राइट नाउ वी मेक कैलकुलेशन फ्रॉम 1st April 19 टिल 31st March 20. देन इट वॉज फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस. ये परक्विजिट नहीं है, मेडिकल अलाउंस क्लियरली लिखा है. परक्विजिट में मेडिकल प्रीमियम, मेडिकल फैसिलिटीज एग्जेम्प्ट होता है. But here they have used, sorry, it is 1000, it is 1000 per month. Here they have used the term allowance. Allowance हमेशा कैश में होता है नॉर्मली, जनरली. परक्विजिट्स नॉन कैश होते हैं. 1000 into 2, so it becomes 2000. चलो ये भी हो गया. और कोई अलाउंस है चेक कर लेते हैं. तो स्टूडेंट्स वी हैव डन, जो जो होते जाएगा उसको मार्क कर लेंगे सो दैट आई डोंट फॉरगेट. ये हो गया. नेक्स्ट हाउस अलाउंस. हाँ स्टूडेंट्स ये इंपॉर्टेंट है. HRA मिला 5000 HRA, बट he resides in his own house. मतलब उसने खर्चा नहीं किया ना. he took HRA from the employer. HRA क्यों मिलता है? हाउस रेंट अलाउंस का सिंपल मीनिंग, एम्प्लॉयर आपसे कहता है ये HRA लो, किराए पे घर लो, टेक अ हाउस ऑन रेंट, टेक अ रेंटल अकोमोडेशन एंड पे रेंट टू द लैंडलॉर्ड. बट इसने क्या किया? HRA लिया तो सही 5000 उसने, बट क्या उसने किसी को पे किया? नहीं, वो खुद के घर में रह रहा है. सो HRA विल बी टैक्सेबल. दैट इज द रीजन इट विल बी टैक्सेबल. तो स्टूडेंट्स हियर विल राइट HRA. शॉर्ट में लिख सकते हैं HRA, हाउस रेंट अलाउंस, एंड इट इज़ 5000. स्टूडेंट्स वहाँ पे पर मंथ नहीं लिखा है, नोट करना. हाँ जस्ट 5000 का उन्होंने. HRA हाउस रेंट अलाउंस 5000, इट्स नॉट पर मंथ. ऊपर बेसिक एंटरटेनमेंट और फिक्स्ड पर मंथ था. ओके अभी लीव सैलरी. अच्छा लीव सैलरी कितना मिला? बट इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट देखो, लीव सैलरी मिल किससे रहा है उसको? लीव सैलरी इज रिसीव्ड फ्रॉम PQ कंपनी से मिला उसको. स्टूडेंट्स PQ कंपनी से है ना, PQ कंपनी से मिला ना. बट स्टूडेंट्स हमने नोट्स में लिखा है रिटायर कहाँ से हुआ? वो AB कंपनी से. इफ़ ही रिटायर्स फ्रॉम AB कंपनी एंड रिसीव्स लीव सैलरी, देन तो गवर्नमेंट सर्विस है तो देन इट विल बी एग्जाम. बट AB कंपनी इज अ प्राइवेट सेक्टर कंपनी, तो उसका कैलकुलेशन है वो 4 लिमिट्स. ₹3 लाख एक्चुअल अमाउंट, एवरेज सैलरी ऑफ 10 months into 10, एवरेज सैलरी ऑफ 10 months into बैलेंस लीव. ऐसा कैलकुलेशन होता है when students when you retire and you receive leave salary. but students note ये leave salary किसके हेडिंग में दिया है? PQ कंपनी. PQ कंपनी से रिटायर थोड़ी हुआ है वो स्टूडेंट्स, ये जस्ट ज्वाइंड इट इन द करंट फाइनेंशियल ईयर. 1st Feb को तो उसने कंपनी ज्वाइन किया है. तो स्टूडेंट्स ये लीव सैलरी आपको कब मिल रहा है? ड्यूरिंग सर्विस. अभी आप रिटायर नहीं हुए हो तो ठीक है. सो लीव सैलरी अगर आपको ड्यूरिंग सर्विस मिलता है सो इट इज ऑलवेज टैक्सेबल. कितना लीव सैलरी उसको मिल रहा है स्टूडेंट्स? 1000. इट इज अगेन नॉट पर मंथ. हाँ वहाँ पे पर मंथ लिखा नहीं है तो अपनी तरफ से एज्यूम नहीं करने का पर मंथ. तो स्टूडेंट्स इट विल बी टैक्सेबल. अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हो and you receive leave salary students during service, it is taxable. Retirement के बाद मिलेगा leave salary. For government employee it is exempt. For private sector we make certain calculations. ठीक है, तो leave salary भी हो गया. Student there is nothing else. देखो फिर वो लास्ट पैरा चालू हो जाता है पेमेंट साइड साइड, ये बाद में डिस्कस करेंगे. सो whatever was given, जो भी डेटा था हमने सब कर लिया. अभी ये बाद में देखते हैं, पहले टोटल कर लेते हैं हम अपनी सैलरी का. तो टोटल कितना होता है चेक करते हैं. 1,50,000 दोनों का साथ में टोटल करने का, बोथ द एम्प्लॉयज़. 50, 4, 40, 4, 2, 5 एंड 1. सो टोटल इज़ 2,56,000. ये टोटल आपको आएगा स्टूडेंट्स 256,000. दिस इज नोन एज व्हाट? ग्रॉस सैलरी. स्टूडेंट्स इसमें से फिर आपको डिडक्शंस मिलते हैं लेस. पहला हमेशा स्टैंडर्ड डिडक्शन क्लेम करने का, बिकॉज इट इज़ कंपल्सरी, यू कांट अवॉइड इट. इसको अवॉइड नहीं कर सकते. 50,000 और ग्रॉस सैलरी विच एवर इज लेस. ग्रॉस सैलरी हमको कितना मिला? 2,56,000 ना. या इट वॉज 256 विच एवर इज लेस. तो ऑब्वियसली 50,000 लेस है. और क्या डिडक्शन मिलता है? एंटरटेनमेंट अलाउंस का. स्टूडेंट्स उसको क्या एंटरटेनमेंट अलाउंस मिला था? देखो यहाँ मिला तो था उसको फ्रॉम वन कंपनी, बट ही कांट क्लेम एनी डिडक्शन फॉर द सिंपल रीजन डिडक्शन फॉर एंटरटेनमेंट अलाउंस इज अलाउड ओनली फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय. वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है. PQ कंपनी मतलब कोई प्राइवेट कंपनी है. ओके नॉन गवर्नमेंट कंपनी है. एंड प्रोफेशनल टैक्स आप डिडक्ट कर सकते हैं. प्रोफेशनल टैक्स भी ये क्वेश्चन में नहीं था. सो 256 माइनस 50,000, सो आंसर विल बी 2,06,000. तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट पेज पे मैंने ये लिखा हुआ है. चलो
मैं ये वर्किंग नोट है स्टूडेंट्स, बिलो दैट आई विल राइट नेट सैलरी, तो हमें नेट सैलरी आया, बट नोट ये ऊपर वाला जो है ना ये आपका वर्किंग नोट है, दिस पार्ट इज वर्किंग नोट, दिस इज द फेयर आंसर आई एम रिकॉर्डिंग। नेट सैलरी आउटर कॉलम 2,06,000। देन मैंने कहा देव आस्क टैक्सेबल इनकम, टैक्सेबल इनकम मतलब बाकी हेड्स ऑफ इनकम भी देखने का, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस, वो कुछ नहीं दिया है स्टूडेंट्स, दे हैव नॉट गिवन अस any such income, so less deductions under section 80। सेक्शन 80 के डिडक्शंस हैं, अभी वो एक एक करके पढ़ते हैं और डिसाइड करते हैं। देखो अभी यहाँ पे कौन कौन से डिडक्शंस उन्होंने बोले हैं। कंट्रीब्यूशन टू पीएफ मिलेगा स्टूडेंट्स, ही कैन डिडक्ट 24,000। एडिशनल कंट्रीब्यूशन टू पीएफ 80C में आता है, मिलेगा। डिपॉजिट इन 10 years पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट, यस मिलेगा। ये सब्सक्रिप्शन टू किसान विकास पत्र एंड इंदिरा विकास पत्र इज नॉट कवर्ड अंडर सेक्शन 80 स्टूडेंट्स, ये सेक्शन 80 में नहीं आता है, तो ये दोनों नहीं मिलेगा। इंश्योरेंस प्रीमियम मिलता है स्टूडेंट्स ऑन ओन लाइफ, बट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये है 20 मार्च को ड्यू, आपने पे कब किया 1 अप्रैल 20 को, 1 अप्रैल 20 मतलब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर हो गया। अवर फाइनेंशियल ईयर प्रीवियस ईयर, बेटर इफ इट टॉक इन टर्म्स ऑफ प्रीवियस ईयर, इनकम टैक्स में हम लोग प्रीवियस ईयर कहते हैं। अवर प्रीवियस ईयर एंड्स ऑन 31 मार्च 20, सो 31 मार्च 2020 से पहला आपने प्रीमियम पे कर दिया, इट विल बी अलाउड, बट इट इज पेड ऑन 1 अप्रैल 20 मतलब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आपने पे किया, तो इट कैन बी डिडक्टेड, मिलेगा इसका डिडक्शन स्टूडेंट्स, बट आपको नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में मिलेगा, करंट ईयर में नहीं मिलेगा, बिकॉज इन द करंट ईयर इट इज आउटस्टैंडिंग। कैसे पता चला आउटस्टैंडिंग है करंट ईयर में, आप अप्रैल में पे कर रहे हो ना, तो मतलब मार्च में आउटस्टैंडिंग था। तो इंश्योरेंस प्रीमियम अगर आपने पे किया है ओन लाइफ या वाइफ के लिए या चिल्ड्रन के लिए, इट इज अलाउड, इट इज अलाउड इंश्योरेंस प्रीमियम, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, पर इट शुड बी पेड। हाँ, अगर आउटस्टैंडिंग है तो आपको नहीं मिलेगा, तो स्टूडेंट्स ये आउटस्टैंडिंग है तो ये नहीं मिलेगा। तो ये तीन चीज़ें मिलेगी, कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीएफ, एडिशनल कंट्रीब्यूशन एंड डिपॉजिट इन 10 years सेविंग स्कीम। सो स्टूडेंट्स वो कर लेते हैं तीनों, 24, 16 एंड 16, तो ये आपको तीनों डिडक्शन मिलेगा। कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, इनर कॉलम 24,000। देन देव सेड एडिशनल वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन, ऐसा कुछ टर्म यूज किया है ना, additional contribution to PF 16,000 and students वो पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट स्कीम, पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट स्कीम, या अल्लाह, पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट स्कीम में उसने कुछ इन्वेस्टमेंट किया है, दीज आर ऑल इन्वेस्टमेंट स्टूडेंट। 16,000 ये सबका टोटल कितना, 24, 16, 40, 40 प्लस 16 इज 56। एक्चुअली स्टूडेंट्स हमने वो चैप्टर अभी किया नहीं है स्टूडेंट्स, ओके। मैक्सिमम अलाउड इज 1,50,000, दिस टोटल कैन बी मैक्सिमम 1,50,000। अगर आपने 2 लाख में ये सब पेमेंट किया है, सो दे वोंट अलाउ 2 लाख टू द आउटर कॉलम, मैक्सिमम यू कैन राइट टू द आउटर कॉलम एज 1,50,000। आप चाहें तो मैं लिख देता हूँ, ये टोटल है ना, और 1,50,000, बट एग्जाम में तो ऐसे ही लिखना स्टूडेंट्स, और 1,50,000 विच एवर इज लेस, मतलब वो टोटल करने का 1,50,000 से कंपेयर करने का विच एवर इज लेस, तो टोटल इज 56,000 और 1,50,000 विच एवर इज लेस। 80C 80CCC का डिडक्शन मैक्सिमम इज 1,50,000 और कुछ नहीं है स्टूडेंट्स। सो 2,06,000 माइनस 56,000, तो फाइनल आंसर इज 1,50,000। दिस इज योर फाइनल आंसर, दिस इज नोन एज टैक्सेबल इनकम। नोट करना, दे हैव यूज द टर्म टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम का मतलब ऑल 5 हेड्स ऑफ इनकम शुड बी कंसिडर्ड, बट ये क्वेश्चन हमने जो किया इसमें बाकी और कोई इनकम नहीं है। दे हैव गिवन अस डेटा डिटेल्स ओनली फॉर इनकम फ्रॉम सैलरी, देयर इज नो हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोफेशन, ऐसा कुछ भी नहीं था स्टूडेंट्स, ठीक है। हेलो, Now we are starting with number 8 students. Number 8 करना है हमको, सॉरी। एक्स जनरल मैनेजर ऑफ वाई लिमिटेड अगेन रिटायर्ड स्टूडेंट्स, रिटायर्ड का क्वेश्चन आ गया।
रिटायर्ड ऑन 31 December 19 आफ्टर 30 years ऑफ सर्विस, ठीक है, 31 December 19 को रिटायर हुआ। तो सिंपल हमेशा स्टूडेंट्स ध्यान रखना, जब भी ऐसा रिटायरमेंट का क्वेश्चन होगा ना, सो व्हाट वी मस्ट डू, फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर पर मंथ जो भी कैलकुलेशन है वी मस्ट स्टार्ट विथ अप्रैल एंड 31 December तक कैलकुलेट करना है। हाँ, अनलेस एंड अनटिल ही जॉइंस अनदर जॉब तो उसका सेपरेट कैलकुलेशन करेंगे, जैसा प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, ए बी कंपनी का 10 मंथ्स का, पी क्यू कंपनी का 2 मंथ्स का किया था हमने। ओके, सो 31 December ही रिटायर्ड। कंप्यूट एक्स टोटल इनकम, टोटल इनकम मतलब अगेन वो 5 हेड्स ऑफ इनकम फॉर असेसमेंट ईयर 2021। सैलरी 18,000 पर मंथ फ्रॉम Jan 1st 2019, HRA 8,000 per month from Jan 1st 2019. Nothing is exempt in case of HRA. Clearly they have said, मतलब पूरा का पूरा अमाउंट टैक्सेबल है, आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। एग्जेम्पशन का मतलब डिडक्ट करना स्टूडेंट्स, माइनस करना, आपको कुछ माइनस करने नहीं मिलेगा, टोटल अमाउंट इज टैक्सेबल। Medical expenses reimbursed by employer, rupees 21,000 for the period April 1st, which includes 5,000 paid to government hospital students. तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल का तो आपको परक्विजिट एग्जेम्प्ट होता है। Employer provides him a car and driver for official and personal purpose. Perquisite is valued at 5,400, तो ये इसका टैक्सेबल वैल्यू है। स्टूडेंट्स अगर आपको याद हो, परक्विजिट का 3 लिस्ट होता है, perquisites which are always taxable, perquisites which are taxable for specified employee, and perquisites which are never taxable। ऐसा हमने 3 लिस्ट लिखा था स्टूडेंट्स। तो ये यूज ऑफ कार क्या है, यूज ऑफ मूवेबल एसेट, ये पहला लिस्ट में आता है, इट इज टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉयज। बट खाली देखना क्या होता है कि किस पर्पस के लिए। देखो यहाँ क्या लिखा है, ऑफिशियल एंड पर्सनल, इसके लिए टैक्सेबल है। इफ इट इज ओनली फॉर ऑफिशियल पर्पस तो कार का यूज एग्जेम्प्ट होता है स्टूडेंट्स, इफ इट इज फॉर ऑफिशियल पर्पस। पर यहाँ पे ऑफिशियल पर्सनल लिख दिया ना स्टूडेंट्स, तो टैक्सेबल होगा। और वो टैक्सेबल अमाउंट हमारे सिलेबस में उसका कैलकुलेशन नहीं, हाउ टू गेट दैट वैल्यू फॉर दैट परक्विजिट, दे विल गिव अस कितना वो टैक्सेबल है, उतना हमको रिकॉर्ड करना है। एक्स मतलब एम्प्लॉई स्टूडेंट्स, एक्स था ना, एक्स जनरल मैनेजर ऑफ वाई, एक्स कॉन्ट्रीब्यूट्स 22%। वो 22% कैसा है, 12% रेगुलर एंड 10% वॉलंटरी टू अ रेकग्नाइज प्रोविडेंट फंड, रेकग्नाइज प्रोविडेंट फंड। एक्स मतलब एम्प्लॉय, एम्प्लॉय जब भी कंट्रीब्यूशन करेगा ना स्टूडेंट्स पीएफ को, उसको 80C में लिखा जाता है, सेक्शन 80C में, प्लीज रिमेंबर, पहले भी हमने किया है। कंपनी, कंपनी मतलब एम्प्लॉयर, मैचेस हिज रेगुलर कंट्रीब्यूशन ऑफ 12%। स्टूडेंट्स याद आया, रेकग्नाइज प्रोविडेंट फंड को एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर सकता है और उसका मैक्सिमम लिमिट कितना है, 12%, उतना ही कंपनी ने किया है, सो नथिंग इज टैक्सेबल। अगर सपोज यहाँ लिखा होता कंपनी ने 13% कंट्रीब्यूट किया है, तो 12 के ऊपर कितना चला गया, इन एक्सेस ऑफ 12 1%, सो दैट 1% बिकम्स टैक्सेबल। सो अप टिल 12% इट इज एग्जेम्प्ट। कंपनी मैचेस हिज रेगुलर कंट्रीब्यूशन ऑफ 12%, एम्प्लॉयर ने 12% कंट्रीब्यूट किया है, तो कंट्रीब्यूशन टू रेकग्नाइज प्रोविडेंट फंड बाय एम्प्लॉयर अप टिल 12% इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स स्टूडेंट्स, ठीक है, वो एग्जेम्प्ट होता है, तो इसका कोई इफेक्ट ही नहीं आएगा। हाँ, एक्स ने जो कंट्रीब्यूट किया है हम उसको सेक्शन 80C में लिख सकते हैं। ओके, he lives in a rented house in Delhi and pays rent of 4,000 per month students। स्टूडेंट्स ये आपके सिलेबस में नहीं है, इसको जाने दो, मतलब इसका कोई इफेक्ट नहीं है स्टूडेंट्स। उसको HRA मिलता है और स्टार्टिंग में उन्होंने कह दिया था कि नथिंग इज एग्जेम्प्ट, ठीक है, सो वो टैक्सेबल है। हाँ, वो रेंट पे कर रहा है, वो आपके सिलेबस में नहीं, 80GG का डिडक्शन वो नहीं, उसके बारे में कुछ सोचना भी नहीं। एक्स रिसीव्ड रुपीज़ 1,50,000 एज ग्रेचुटी, ही इज नॉट कवर्ड, चलो ठीक है, ग्रेचुटी है, कैलकुलेशन कर लेंगे। ही रिसीव्ड 1,60,000 फॉर एनकैशमेंट ऑफ लीव बीइंग 10 months लीव नॉट अवेल्ड, ठीक है, 10 महीना उसकी बैलेंस, नॉट अवेल्ड का मतलब बैलेंस लीव, इतनी छुट्टी उसकी बाकी है, दैट इज अ सिंपल मीनिंग, ठीक है। तो ग्रेचुटी भी है, लीव सैलरी भी है, क्वेश्चन में पेंशन नहीं दिया है स्टूडेंट्स। तो स्टार्ट करते हैं अगेन स्टूडेंट्स। अच्छा, फिर सैलरी दिया है, DA तो नहीं ना, और HRA अलाउंस में सिर्फ 2 दिया है, सैलरी एंड HRA। ओके, सो अगेन पहला उसका सब नाम वगैरह लिखने का स्टूडेंट्स। रिटायर कब हुआ, 31 December, ध्यान रखना। ओके, सो फर्स्ट अगेन विल राइट द नेम, जो नाम उसका होगा, क्या नाम दिया, मिस्टर एक्स, सो वी मस्ट राइट द टॉप स्टूडेंट्स, यहाँ पे से लिखने का, मिस्टर एक्स, प्रीवियस ईयर 2019-20, असेसमेंट ईयर 2021, लीगल स्टेटस इंडिविजुअल, रेसिडेंशियल स्टेटस रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, RNOR, कॉम्प्यूटेशन ऑफ, जो भी पूछेगा, इनकम फ्रॉम सैलरी, टैक्सेबल इनकम, जो पूछेगा वो लिखना है हमको, एंड 2 कॉलम्स फॉर अमाउंट, लास्ट 2 कॉलम्स अमाउंट का है। आई हैव नॉट रिकॉर्डेड दोज डिटेल्स, आपको लिखना है स्टूडेंट, ध्यान रखना, हमेशा आदत डालो लिखने की, मेरे जैसी आदत मत खराब करो स्टूडेंट्स, इट्स अ बैड हैबिट, वी मस्ट रिकॉर्ड इट, क्योंकि आपको एग्जाम देना है ना स्टूडेंट्स। ओके,
सो वी स्टार्ट, पहले हम लोग क्या लिखते हैं, सैलरी एंड अलाउंसेस, उसका बेसिक 18,000 पर मंथ, HRA 8,000 पर मंथ, ओके ठीक है। सो हम लोग लिखेंगे सैलरी एंड अलाउंसेस, स्टार्ट होगा हमेशा सैलरी एंड अलाउंसेस से, मतलब बेसिक सैलरी, DA, मेडिकल अलाउंस, टिफिन अलाउंस, लंच अलाउंस, जो भी नाम का अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस, एडवांस सैलरी, अरियर्स ऑफ सैलरी, बोनस, कमीशन, दीज ऑल आइटम शुड बी रिकॉर्डेड फर्स्ट इन दिस लिस्ट स्टूडेंट्स। उसके बाद परक्विजिट, उसके बाद सारे रिटायरमेंट बेनिफिट, ग्रेचुइटी, पेंशन, लीव, सैलरी एंड प्रोविडेंट फंड्स, वो लास्ट में लिखते हैं स्टूडेंट्स। सो वी स्टार्ट विथ बेसिक, जो भी उसका बेसिक सैलरी उन्होंने दिया है, 18, सॉरी इट इज बेसिक सैलरी दे हैव गिवन अस 18,000 पर मंथ। स्टूडेंट्स वो रिटायर कब हुआ, 31 दिसंबर को। सो 31 दिसंबर तक काउंट करेंगे ना स्टूडेंट्स, अप्रैल से हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है प्रीवियस ईयर। सो 18,000 इंटू 9 होगा स्टूडेंट्स, है ना। सो 18,000 इंटू 9 करो, so it comes to 1,62,000, 162. Then HRA दिया है and they have clearly said nothing is exempt, उसको 8,000 मिलता है, अगेन मल्टीप्लाई बाय 9 करना, क्योंकि स्टूडेंट दिसंबर में तो रिटायर हो गया ना उसने कंपनी से, तो उसके बाद थोड़ी उसको कुछ कंपनी देगी, HRA तो नहीं देगी ना, वंस यू लेफ्ट द जॉब रिटायर हो गए। तो 8,000 इंटू 9 72,000, ठीक है। एंड देव सेड इट इज टोटली टैक्सेबल। हाँ कुछ एग्जेम्पशन होगा ना स्टूडेंट्स, तो 72 इनर कॉलम में लिखेंगे, माइनस एग्जेम जो भी एग्जेम्प्ट होगा, फिर आउटर कॉलम में नेट आंसर। बट देव सेड नो, इट इज एंटायरली टैक्सेबल, फुल्ली टैक्सेबल है। वहाँ ऐसा लिखा था नथिंग इज एग्जेम, नथिंग इज एग्जेम मतलब फुल्ली टैक्सेबल है, तो मैंने पूरा लिख दिया HRA, ओके। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, सो 2 पॉइंट तो हो गए हमारे, सैलरी और HRA, फर्स्ट एडजस्टमेंट इज डन। नेक्स्ट मेडिकल एक्सपेंसेस रीइंबर्स बाय एम्प्लॉयर 21,000, ये परक्विजिट में आता है स्टूडेंट्स, है ना। मेडिकल एक्सपेंस रीइंबर्स का मतलब पहला एम्प्लॉय ने अपने पॉकेट से खर्चा किया, बाद में उसने एम्प्लॉयर को सब बिल्स बताया, एज अ प्रूफ, एज एन एविडेंस ही विल शो द मेडिकल बिल्स, वाउचर सबमिट करेगा एंड देन ही विल गेट दैट मनी फ्रॉम द अकाउंट्स डिपार्टमेंट। दिस इज द प्रोसेस विच हैपन स्टूडेंट्स, ओके। सो उसने मेडिकल बिल्स दिखाया तो एम्प्लॉयर ने उसको 21,000 दे दिए, बट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि विच इंक्लूड्स 5,000 पेड टू गवर्नमेंट हॉस्पिटल। सो 21,000 में 5,000 इज रिलेटेड टू द ट्रीटमेंट विच वॉज टेकन अंडर गवर्नमेंट हॉस्पिटल। एम्प्लॉय या उसका फैमिली मेम्बर्स ने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कुछ ट्रीटमेंट कराया, उसका बिल था 5,000, दैट इज इंक्लूडेड अंडर दिस 21,000। सो दिस 5,000 इज एग्जेम्प्ट स्टूडेंट्स, ये जो 5,000 है ना, इसका आपको एग्जेम्पशन मिलेगा, इसका एग्जेम्पशन मिलेगा, ये 5,000 ओके, बट 5,000 माइनस करो 21 में से, सो 21 माइनस 5 इज 16,000, ये 16,000 आपका टैक्सेबल होगा, क्योंकि ये आपने प्राइवेट क्लिनिक में, इफ नथिंग इज सेड दैट मींस प्राइवेट क्लिनिक। हमने जो लिस्ट नंबर 3 लिखा है, परक्विजिट नेवर टैक्सेबल, उसमें मेडिकल के हमने खर्चे स्टार्टिंग में लिखे हैं, तो उसमें आप नोट करना, मेडिकल एक्सपेंसेस इन हॉस्पिटल ऑपरेटेड बाय एम्प्लॉयर, ऐसा लिखा है। मेडिकल एक्सपेंसेस इन हॉस्पिटल, इन ए गवर्नमेंट हॉस्पिटल, मेडिकल एक्सपेंसेस इन हॉस्पिटल अप्रूव्ड बाय कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। वहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल का नाम नहीं है स्टूडेंट्स, वहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल का नाम नहीं है, यू कैन नोटिस, यू कैन रेफर दैट लिस्ट, ओके। सो स्टूडेंट्स मेडिकल एक्सपेंसेस रीइंबर्स 21, उसमें से 5,000 एग्जेम्प्ट होगा, तो जो एग्जेम्प्ट है उसको लिखना ही नहीं है, जो टैक्सेबल है दैट पार्ट आई विल रिकॉर्ड स्टूडेंट्स। तो मैं देखूंगा मेडिकल एक्सपेंसेस रीइंबर्स, जितना टैक्सेबल है सिर्फ मैं वो लिख रहा हूँ, बट दिस इज परक्विजिट स्टूडेंट्स, तो बेटर मैं उसको परक्विजिट की हेडिंग करके लिखूँ तो अच्छा रहेगा। सो नाउ वी आर फॉलोइंग और वी आर लुकिंग फॉर परक्विजिट्स, ठीक है। तो उसमें हमें एक मिला रीइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंस इन प्राइवेट क्लिनिक, मैं क्लियरली लिख देता हूँ, ओके। मुझे ये कॉलम में नहीं जाना चाहिए बिकॉज दिस इज अमाउंट कॉलम, बट स्टिल स्टूडेंट्स, अच्छा वो कितना था, 21 माइनस 5, सो आई एम रिकॉर्डिंग ईयर 16,000, ठीक है स्टूडेंट्स। रीइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस 21 माइनस 5, आप लिख लेना ब्रैकेट में, आपके रेफरेंस के लिए अच्छा रहेगा। 21,000 माइनस गवर्नमेंट हॉस्पिटल का तो एग्जेम्प्ट है, तो 16,000 टैक्सेबल। एक और परक्विजिट है, देखो यहाँ पे कहाँ गया, एम्प्लॉय प्रोवाइडेड हिम कार, तो कार इज लाइक अ मूवेबल एसेट, यूज ऑफ मूवेबल एसेट, ये फर्स्ट लिस्ट में आता है, ऑलवेज टैक्सेबल। और स्टूडेंट्स आपको एग्जाम में हमेशा देगा व्हाट इज द टैक्सेबल वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू परक्विजिट वैल्यूज 5,400, तो स्टूडेंट्स 5,400 डायरेक्टली यहाँ पे लिख लेते हैं, यूज ऑफ कार करके लिखेंगे हम लोग, यूज ऑफ कार
5,400. बट ध्यान रखना, इफ कार इज यूज फॉर ऑफिशियल पर्पस, आप चाहे तो कहीं लिख लो ये सेंटेंस, इफ कार इज यूज फॉर ऑफिशियल पर्पस नथिंग इज टैक्सेबल. पर्सनल पर्पस के लिए है या मिक्स है, पर्सनल एज वेल एज ऑफिशियल पर्पस, देन इट इज टैक्सेबल. स्टूडेंट्स, वो वैल्यू कैसे फाइंड किया जाता है ना, वो हमारे सिलेबस में नहीं है. तो स्टूडेंट्स, वी आर नॉट वेस्टिंग टाइम ऑन दैट. हमको एग्जाम में देगा कितना टैक्सेबल है, वो अमाउंट लिख लेना है, ठीक है. और कोई परक्विजिट तो नहीं मिला, सो दिस एडजस्टमेंट इज डन. नाउ एक्स कॉन्ट्रीब्यूट्स 22%. मैंने कहा था एक्स मतलब एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूट करता है पीएफ को, तो इट गोज टू सेक्शन 80. कंपनी ने कितना कंट्रीब्यूट किया, कंपनी मैचेस कंट्रीब्यूशन ऑफ 12%. फंड का नाम क्या है, रेकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड. कंपनी कैन मेक ए कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ एंड मैक्सिमम लिमिट इज 12%. तो ये 12% के अंदर ही है ना स्टूडेंट्स, 12% एग्जैक्ट टच हो गया. 12% से ज्यादा करेगा कंपनी, सपोज 14%, 15%. सो एनीथिंग अबाउ 12%, ओके. दैट मीन्स 12 से अगर 13 कंट्रीब्यूट किया या 14, सो दैट एक्सेस 1% और 2% विल बी टैक्सेबल. सो इट इज 12%, तो ओके है, नॉट टैक्सेबल भूल जाओ. फिर उसके बाद क्या है, मैंने कहा ना ये सेंटेंस आपके लिए कोई इफेक्ट नहीं है स्टूडेंट्स. ही लीव्स इन ए रेंटेड हाउस, इसको भूल जाओ स्टूडेंट्स. ही लीव्स इन ए रेंटेड हाउस, इसको भूल जाओ. X received 1,50,000 gratuity. He is not covered under payment of gratuity. तो स्टूडेंट्स अब आ जाते हैं, ग्रेचुटी की बात हो रही है, ठीक है. ग्रेचुटी 1,50,000 लेस exempt अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 10. ठीक है स्टूडेंट्स, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे बना देता हूँ. नॉट कवर्ड उन्होंने कहा है स्टूडेंट्स, नॉट कवर्ड. पहले नॉट कवर्ड का 3 लिमिट्स लिख लेंगे. नंबर 1 एक्चुअल ₹1,50,000. नंबर 2 ये गवर्नमेंट ने फिक्स किया है 20 लाख. नंबर 3 नॉट कवर्ड है स्टूडेंट्स, तो एवरेज salary of how many months, 10 months upon 2 into number of years of service. ठीक है, तो अभी एवरेज सैलरी चाहिए, जस्ट लाइक द प्रीवियस क्वेश्चन स्टूडेंट्स. कहीं भी एनीवेयर रेफर ऑल द एडजस्टमेंट वंस अगेन, देख लो कहीं भी ऐसा लिखा है क्या कि सैलरी फॉर द पास्ट मेनी मंथ्स हैज नॉट बीन कांस्टेंट और इट वाज डिफरेंट इन डिफरेंट मंथ्स. नो ना स्टूडेंट्स, तो उसका जो सैलरी 18,000 पर मंथ था, मतलब पास से ऐसे ही देखो यहाँ लिखा भी है, सैलरी ₹18,000 पर मंथ फ्रॉम 1 Jan 2019. रिटायर कब हुआ, 31 December 19. 1 Jan 19 से 31 December 19 कितने मंथ्स होते हैं, 12 महीने होते हैं स्टूडेंट्स. मतलब उसके पास 12 मंथ से सैलरी कितना है उसका, 18,000 पर मंथ. और हमको एवरेज कितने मंथ्स का चाहिए होता है, 10 मंथ्स का. तो अगेन आई रिपीट, देखो यहाँ पे कैसा मेंशन किया, वंस अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ स्टूडेंट्स. सैलरी 18,000 पर मंथ फ्रॉम 1 Jan 19 और रिटायर कब हुआ, 31 December 19. तो 1 Jan 19 से 31 December 19 ना स्टूडेंट्स, हाउ मेनी मंथ्स होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं. सो 12 मंथ से इसका सैलरी 18,000 पर मंथ है. मुझे तो खाली पास्ट 10 मंथ्स का डिटेल चाहिए ना, मतलब पास्ट 10 मंथ से भी उसका सैलरी 18,000 पर मंथ था. तो नाउ आई नो कि पास्ट 10 मंथ से उसका सैलरी 18,000 per month students. So without wasting time I can say average salary of past 10 months is 18,000. क्यों मैं 18,000 10 बार लिखूँ, सबको ऐड करूँ एंड देन डिवाइड बाई 10, वो वापस 18,000 ही आएगा स्टूडेंट. एंड स्टूडेंट्स वी राइट बेसिक प्लस डीए प्लस कमीशन. इन दिस क्वेश्चन देयर इज नो डीए, देयर इज नो कमीशन. Okay, so I have not added that. DA commission नहीं है तो we can't assume, assumption नहीं चलता. After how many years of service he retired on 31 December after 30 years of service students. So multiply by 30 करेंगे, so into 30. So देखो जो भी आंसर आता है, 18,000 upon 9 is 18,000 upon 2 is 9,000. 9,000 into 30 करेंगे तो 2,70,000 ना, 9,000 into 30, 2,70,000 is the third answer. तो students again actual 150, 20 लाख और 270 विच इज़ लेस, अगेन एक्चुअली लेस है. तो स्टूडेंट्स गो टू द सॉल्यूशन, जो आपका सॉल्यूशन है वहाँ पे जाओ. लेस एग्जाम अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 10, 1,50,000 आउटर कॉलम नील हो जाएगा. सो वी हैव डन ग्रेचुइटी. ओके, नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट्स, लीव सैलरी भी मिला था उसको. देखो ही रिसीव 1,60,000 फॉर एनकैशमेंट ऑफ लीव बीन 10 months लीव नॉट अवेल्ड ऑफ. 10 months लीव नॉट अवेल्ड मतलब 10 महीना छुट्टी उसकी बाकी है. बाकी है मतलब बैलेंस लीव स्टूडेंट्स, दैट इज द सिंपल मीनिंग. तो ठीक है, आ जाते हैं लीव सैलरी की कैलकुलेशन कर लेते हैं अब हम लोग.
लीव सैलरी में देर इज नो सच कंसेप्ट कवर्ड नॉट कवर्ड, ओके। आप प्राइवेट सेक्टर सर्विस, गवर्नमेंट सर्विस से रिटायर हुए तो टोटली एग्जाम, प्राइवेट सेक्टर है तो एक्चुअल, which is 1,60,000 given to us. Second, sorry students, number 2 rupees 3 lakh. Number 3 average salary of 10 months multiplied by 10. Number 4 average salary of 10 months into बैलेंस लीव, ओके। तो मुझे ये फाइंड स्टूडेंट्स, अच्छा ग्रेचुटी में हम लोग क्या देखते हैं, इमीडिएटली प्रिसीडिंग द मंथ ऑफ रिटायरमेंट, कभी रिटायर हुआ था, दिसंबर, सो नवंबर से 10 महीना पीछे जाना है, दैट इज द केस विद ग्रेचुटी। सो नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, अगस्त, जुलाई, जून, मई, अप्रैल, मार्च, फेब में आपका 10 महीना पूरा हो जाएगा। सो बट आपका सैलरी तो आपका जैन से सैलरी सेम चल रहा है ना, 18,000। अच्छा, नाउ वी आर विथ व्हाट, लीव सैलरी। लीव सैलरी कहता है इमीडिएटली प्रिसीडिंग डेट ऑफ रिटायरमेंट। 31 दिसंबर को रिटायर हुआ, सो यू मस्ट स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम 30th दिसंबर, इमीडिएटली प्रिसीडिंग डेट। सो 31 से पहले 30th होता है, सो 30th दिसंबर मतलब एंटायर मंथ ऑफ दिसंबर। सो दिसंबर से स्टार्ट करो, दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, अगस्त, जुलाई, जून, मई, अप्रैल, मार्च। तो मार्च में आपके 10 महीने हो जाते हैं, मार्च 2019। बट आपका सैलरी तो जैन से लेकर दिसंबर तक 18,000 था ना, तो वाई टू वेस्ट टाइम अगेन एंड मेक ऑल दोज कैलकुलेशन। आपको पता है कि अब पीछे 12 महीने से आपकी सैलरी सेम है और आपको एवरेज सैलरी चाहिए 10 महीने का, तो जो 12 महीने से सैलरी सेम है मतलब 10 महीने में भी सेम थी स्टूडेंट्स। सो डोंट वेस्ट टाइम स्टूडेंट्स फॉर दैट कैलकुलेशन। आपको पता है 18,000 है एवरेज सैलरी, हाँ, बट यू ऐड डीए, यू ऐड कमीशन, वो आपको दिया नहीं है, तो वी आर हेल्पलेस। We can't make an assumption for DA in that. So 18,000 multiply by 10 कर लो, so this will come to 1,80,000 और ये 18,000, ये वाला लास्ट आंसर 18,000 मल्टीप्लाई बाय हाउ मच वाज द बैलेंस लीव, मैं भूल गया, वो भी 10 मंथ्स बोला है। चलो ठीक है, इट्स अ कोइंसिडेंस स्टूडेंट्स, वो भी 10 मंथ्स बोला है, जो बोला है वो लिखते हैं हम लोग। 18,000 इंटू 10, उन्होंने कहा है 10, सो 1,80,000। सो अगेन विच एवर इज लेस, 160, 3 लाख, 180 और 180, विच इज लाइक लेस, एक्चुअल इज लेस 1,60,000। तो स्टूडेंट्स हमारा जो सोल्यूशन है, मैंने अच्छा लीव सैलरी यहाँ लिखा ही नहीं था, कोई बात नहीं, अभी लिख देता हूँ स्टूडेंट्स में। आई विल राइट लीव सैलरी 1,60,000 आया हमको, एंड देन नहीं सॉरी 1,60,000 वाज गिवन इन द क्वेश्चन, देन एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 10 AA, ये भी हमको आंसर 160 मिला विच एवर इज लेस करके, सो आउटर कॉलम विल बी निल एंड देर इज नथिंग एल्स इन दिस क्वेश्चन स्टूडेंट्स। ATC वगैरह है क्या, हाँ वो था, एक्स कॉन्ट्रीब्यूट्स है ना वो, बाकी हमने सारे एडजस्टमेंट कवर कर लिए। अभी एक्स कॉन्ट्रीब्यूट वो ATC में आता है, तो पहले ग्रॉस सैलरी नेट सैलरी कर लेते हैं, टोटल करते हैं स्टूडेंट्स। हाउ मच इज द टोटल, 1,62,000, 162, 72, 16, 5,400. Total is 2,55,400. 2,55,400. This is known as gross salary. Then students compulsory आपको क्या लेना पड़ता है, standard deduction. Standard deduction 50,000 और gross salary आपको आया 2,55,400. Whichever is less. तो स्टूडेंट्स 50,000 लेस है, देर इज़ नो एंटरटेम अलाउंस इन दिस क्वेश्चन, देर इज़ नो प्रोफेशनल टैक्स। और एंटरटेम अलाउंस किसको डिडक्ट करने मिलता है, ओनली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को, दिस विल बी 2,05,400. देन वी से लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 80। स्टूडेंट्स एक 80C है, इसी लाइन में मैं लिख देता हूँ, नेक्स्ट पेज पे नहीं जा रहा। कॉन्ट्रीब्यूशन टू PF, हाउ मच ही कॉन्ट्रीब्यूटेड, contribution to PF provident fund, it was given, कितना था उसका, X contributes 22%, है ना, 22% contribute करता है, किसका 22%, ऑब्वियसली सैलरी का स्टूडेंट्स, इफ नथिंग इज सेड दैट मीन सैलरी का। तो सैलरी आपको, सैलरी मतलब ये सैलरी, ये जो बेसिक, और DA होता है तो DA भी ऐड कर लेते हैं, तो 1,62,162 इंटू 22%, सो इट इज़ 3,56,40। आपके रेफरेंस के लिए मैं लिख दूंगा यहाँ पे 1,62,000
into 22%. Again मैं calculate 1,62,000 into 22%. It is 35640 and there is nothing else. माइनस करना स्टूडेंट्स, ये फाइनल आंसर विल बी योर टैक्सेबल सैलरी या टैक्सेबल इनकम. अगेन एटीसी में मैक्सिमम डिडक्शन कितना मिलता है स्टूडेंट्स? मैक्सिमम डिडक्शन आपको मिलता है 1,50,000 तक. तो उसने तो सिर्फ 35,000 कॉन्ट्रीब्यूट किया है तो मिलेगा उसको. 150 नहीं क्रॉस कर सकते. सपोज ही कॉन्ट्रीब्यूट्स 2 लाख टू पीएफ, तो आप 2 लाख मत लिखना, सिर्फ 150 लिखना. दैट इज द मीनिंग. और आपका डिडक्शंस ना अंडर सेक्शन 80 आपका इनकम से भी ज़्यादा नहीं हो सकता. जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, अगर आपका इनकम जस्ट हाँ खाली एग्जांपल के लिए अगर आपका सैलरी 30,000 होता तो क्या आप 35,640 लिख सकते हैं? नो, देन यू हैव टू राइट ओनली 30,000. ओके, सो इफ योर इनकम इज लेस देन डिडक्शन ना, यू कैन क्लेम एंटायर डिडक्शन, इट्स नॉट अलाउड. ये चैप्टर 8, ये सेक्शन 80 चैप्टर 6 है, वो सेपरेट चैप्टर है स्टूडेंट्स, वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे डिटेल्स में. बट ये आपको याद रखना चाहिए. If income is just 30,000, you can't subtract minus 35,640 because फिर इनकम नेगेटिव हो जाएगा. नेगेटिव इनकम थोड़ी हो सकती है स्टूडेंट, या तो इनकम पॉजिटिव होना चाहिए या जीरो ना. नेगेटिव इनकम कैसे लगेगा? अच्छा लगता है क्या नेगेटिव? ओके, सो बिकॉज ऑफ डिडक्शन योर इनकम कैन नॉट बिकम नेगेटिव, दैट इज नॉट अलाउड. सो देखो अगेन स्टूडेंट्स, इसका सॉल्यूशन छोटा है, इतना ही है एक्चुअल आंसर. और ये आपका वर्किंग नोट था, ग्रेचुटी और लिप्सन. बट वर्किंग नोट डजंट मीन्स विद अ बैड हैंड राइटिंग, बैड प्रेजेंटेशन एग्जाम में करना नहीं स्टूडेंट्स, वो भी प्रॉपर करना है. इट्स पार्ट ऑफ द सोल्यूशन. बट फेयर आंसर वो है आप कह सकते हो, और ये मैंने सेपरेट वर्किंग नोट बनाया. और आपको भी एग्जाम में वर्किंग नोट्स कंपलसरी होते हैं, ठीक है. सो दिस इज ऑल्सो डन. We start with number 9. X is a teaching staff of a well-known private college in Indore. During the previous year 1920, he gets the following emoluments. Basic salary 1,86,000. Okay. DNS allowance 12,300. Forming part of salary. City compensatory allowance 3,100. Students कहीं भी per month नहीं लिखा है. So you can't make an assumption that these are all per months unless and until they say. That means ये पूरे साल का डेटा है, all 12 months का. Children education allowance 2,340 मिला. How it was calculated? 65 per month for 3 children. ये ध्यान रखना, for 3 children. House rent allowance 16,200. टैक्सेबल उन्होंने खुद कह दिया, टैक्सेबल कितना है? 8,000. रेंट पेड, ये रेंट पेड आपके सिलेबस में नहीं है स्टूडेंट्स को भूल जाओ. ये एचआरए का एग्जामिशन कैलकुलेट करने में काम आता है, बट फॉर अस इन एग्जाम दे विल स्पेसिफाई हाउ मच इज टैक्सेबल या हाउ मच इज एग्जाम. सो प्लीज ये रेंट पेड को भूल जाओ. Remuneration from Mumbai University for acting as a paper setter and examiner 36,400. Expenditure incurred by X 3,400. X is a teaching staff of a well-known private college in Indore. ये जो पर्सन है X, he is an employee of a college in Indore. और ये पैसा रेम्यूनरेशन उसको कहाँ से मिल रहा है? मुंबई यूनिवर्सिटी. क्या वो मुंबई यूनिवर्सिटी का एम्प्लॉई है क्या? नो स्टूडेंट्स, नो वेयर इट इज स्टेटेड. सो ये कहाँ जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. आई डिड इन द बिगिनिंग एक क्वेश्चन नंबर 2 किया था शायद, मुझे ऐसा ध्यान है, वहाँ पे भी था ये ऐसा एडजस्टमेंट. ओके, सो इफ़ यू रिसीव एनी सैलरी रेम्यूनरेशन, पहले देखो कि इफ देर इज एनी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप. ही इज़ एन एम्प्लॉय ऑफ ए कॉलेज इन इंदौर. मुंबई यूनिवर्सिटी का यू कैन से उसने पेपर सेट करके दे दिया एंड ही गॉट सम इनकम फ्रॉम देयर 36,400. बट वो कमाने के लिए ही हैज़ टू स्पेंड 3,400. देखते हैं क्या करना है. He gets 18,890 as reimbursement from employer in respect of expenditure incurred on medical treatment of his family members from a doctor. अब गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं लिखा है वहाँ पे. They have not said कि it's a hospital maintained by the employer. They have not said it is a hospital approved by Commissioner of Income Tax. तो from a doctor मतलब प्राइवेट क्लिनिक हो गया, some प्राइवेट नर्सिंग होम या प्राइवेट हॉस्पिटल हो गया. तो प्राइवेट हॉस्पिटल का अगर रीइंबर्समेंट होता है स्टूडेंट्स, वो टैक्सेबल होता है. ऑल्दो इट्स ए परक्विजिट बट वो टैक्सेबल हो जाएगा. थर्ड लिस्ट में जो परक्विजिट मेडिकल फैसिलिटी का है ना, या तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो या हॉस्पिटल मेंटेन बाय एम्प्लॉयर या हॉस्पिटल अप्रूव्ड बाय कमिश्नर. फिर मेडिक्लेम प्रीमियम और भी मैंने लिखा है, मैं अभी मेडिकल की खाली बात कर रहा हूँ. Besides, he gets 12,600 as reimbursement. Again, reimbursement from the employer in respect of books and journals purchased by him for discharging his official work. Students, एग्जेम्प्ट परक्विजिट है, ये ऑफिशियल वर्क के लिए एग्जेम्प्ट है. एम्प्लॉयर प्रोवाइड्स हिम 1200 सीसी कार फॉर ऑफिशियल एंड प्राइवेट पर्पस. अगर जस्ट ऑफिशियल पर्पस के लिए कार मिली है तो एग्जेम्प्ट यूज करने को, बट यहाँ पे ऑफिशियल एंड प्राइवेट है तो टैक्सेबल होगी. कितना टैक्सेबल है? दे विल स्पेसिफाई टू अस इन द एग्जाम स्टूडेंट्स. यहाँ दिया होगा देखो, टैक्सेबल वैल्यू
32,400, तो हम लोग 32,400 हमारे लिए टैक्सेबल। ही कॉन्ट्रीब्यूट्स, ही मतलब एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर मतलब सॉरी एम्प्लॉय, आई एम रियली सॉरी, एम्प्लॉई, एम्प्लॉइज एक्स, एक्स एम्प्लॉई जब भी कंट्रीब्यूट करेगा दैट इज कवर्ड अंडर सेक्शन 80C, इनकम फ्रॉम सैलरी में नहीं आता, 80C में जाता है। ही कंट्रीब्यूट्स 11% ऑफ स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड टू विच अ मैचिंग कंट्रीब्यूशन, मैचिंग मतलब सेम, एक्स कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है 11%, मैचिंग मतलब 11%, कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है बाय द एम्प्लॉयर, तो एम्प्लॉयर ने स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, फंड का नाम है स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, ओके। He contributes 11% of salary to statutory provident fund to which a matching contribution is made by employer. During the year, he spends 3,000 on purchase of books for teaching purpose, not being reimbursed by employer. मतलब अपने जेब से खर्चा किया, एम्प्लॉयर ने उसको पैसा वापस नहीं दिया है, तो स्टूडेंट्स ये खर्चा किया ना, इट्स नॉट एन इनकम फॉर द एम्प्लॉय। रीइम्बर्स होता तो इनकम होता, ओके बट यहाँ पे रीइम्बर्स थोड़ी लिखा है, क्लियर बोला नॉट बीन रीइम्बर्स, तो हम खर्चा थोड़ी कैलकुलेट कर रहे हैं, वी आर नॉट कैलकुलेटिंग एक्सपेंसेस। चैप्टर डील्स विद इनकम फ्रॉम सैलरी एंड इफ यू रिमेंबर स्टैंडर्ड डिडक्शन क्यों मिलता है, बिकॉज ऑफ सम इंसिडेंटल एक्सपेंस। इंसिडेंटल एक्सपेंस क्या कि एक्स जो है टीचिंग स्टाफ है, प्रोफेसर होगा, टीचर होगा दिस पर्सन, सो ऑब्वियसली बुक्स रेफर करते होंगे, तो बुक्स रेफर करने के लिए बुक्स खरीदनी पड़ी होंगी स्टूडेंट्स, ओके बुक्स खरीदी है उन्होंने, तो उसके बदले ये खर्चा माइनस नहीं कर सकते, ही कांट डिडक्ट 3,000, इंस्टेड ऑफ दैट गवर्नमेंट ने फिक्स आपको इनकम टैक्स में एक 50,000 का डिडक्शन दिया है स्टैंडर्ड डिडक्शन करके। तो ऑल इंसिडेंटल एक्सपेंसेस मतलब एक्सपेंसेस विच आर इनकर्ड फॉर योर जॉब, ओके जॉब करने के लिए जो भी आपका खर्चा होता है, सो दैट एक्सपेंसेस आर कवर्ड अंडर स्टैंडर्ड डिडक्शन स्टूडेंट्स, तो ये स्टैंडर्ड डिडक्शन में चला जाएगा। बिसाइड्स ही मेक्स एन एक्सपेंडिचर ऑफ 6,000 ऑन मेंटेनेंस ऑफ कार फॉर गोइंग टू कॉलेज, भूल जाओ कार का टैक्सेबल वैल्यू दिया है ना 32,400, वो हमारे लिए टैक्सेबल है, वो कर जेब से जो खर्चा कर रहा है फॉरगेट इट स्टूडेंट्स। कंट्रीब्यूशन स्टूडेंट्स टर्म क्या है कंट्रीब्यूशन, जब भी कंट्रीब्यूशन की बात आई ना दैट मीन्स दे आर टॉकिंग अबाउट सेक्शन 80, 80C, CCC, DDD कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है। तो स्टूडेंट्स मैं ये सब बाद में पढ़ूंगा, ये सेक्शन 80 हम लास्ट में लिखते हैं ना हमारी वर्किंग में, तो बेटर विल डिस्कस दैट लेटर ऑन। पहले हम पूरा सैलरी इनकम जो भी सैलरी से रिलेटेड डेटा है ना पूरा वो कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम ये पढ़ेंगे लास्ट पैरा कि इसमें क्या क्या दिया है। तो अगेन स्टूडेंट्स पहला हमेशा क्या करने का, नाम मिस्टर एक्स, previous year 1920, assessment year 2021, legal status individual, residential status RNOR, computation of taxable income, जो भी पूछेगा taxable salary या taxable income that we have to do। तो start कर रहे हैं हम लोग स्टूडेंट्स, ओके बेसिक सैलरी उसका कितना है 1,86,000, DNS अलाउंस 12,300 दिया उन्होंने, ठीक है। पहले हम लोग लिखते हैं salary and allowances, जो भी उसका बेसिक है, अगेन इट्स नॉट पर मंथ स्टूडेंट्स, तो पर मंथ नहीं है, पूरे साल का है 1,86,000, DNS अलाउंस 12,300 का है ना, एंड लुक फॉर ऑल सैलरीज, एरियाज ऑफ सैलरी, एडवांस सैलरी, बोनस, कमीशन, ये सब पहले ढूंढने का स्टूडेंट्स, परक्विजिट्स बाद में। तो देखो हमने बेसिक कर लिया, DA कर लिया, फिर क्या है सिटी कॉम्पनसेटरी अलाउंस 3,100, और क्या है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 2,340, सिटी कॉम्पनसेटरी अलाउंस, अगेन दे हैव नॉट सेड पर मंथ स्टूडेंट्स, तो पर मंथ नहीं है, ध्यान, कॉम्पनसेटरी अलाउंस RY 3,100 ये लिख लिया हमने। Then they have given us children education allowance, children education allowance, स्टूडेंट्स कितना दिया है उन्होंने 2,340, और ये उन्होंने कैलकुलेट किया था, कैसे कैलकुलेट किया था 65 पर मंथ मतलब मल्टीप्लाई बाय 12 एंड फॉर 3 चिल्ड्रन इट इज गिवन, तो करके देखो 65 इंटू 12 इंटू 3 आपको यही आंसर आएगा। बट स्टूडेंट्स इसका हमको एग्जाम्शन मिलता है कुछ, less exempt under section 10 subsection 14, क्या है स्टूडेंट्स 100 पर मंथ, बट आपको मिला कितना है 65 ना, तो डोंट राइट 100, 100 इज द लिमिट। अगर यहाँ पे होता 120 तो मैं लिखता नीचे 100, यू कांट क्रॉस 100, इफ योर अमाउंट इज विद इन 100 ना तो कॉपी द सेम अमाउंट, तो नीचे 65 लिखेंगे, पर मंथ 12, बट स्टूडेंट्स ये 3 चिल्ड्रन है, मैक्सिमम इज अलाउड फॉर 2 चिल्ड्रन, तो 65 into 12 into 2 it comes to 1560, 1560,
सो 2340 से 1560 माइनस करो, देखो आपको क्या आंसर आता है, 780 आता है, यस ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस हो गया, चलो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस डन। फिर उसके बाद क्या है, हाउस अलाउंस 16,200, टैक्सेबल वैल्यू 8,000 स्टूडेंट्स, वो उन्होंने कहा है, मैं एजम्पशन नहीं कर रहा हूँ ऐसा स्टूडेंट्स, ठीक है। टैक्सेबल वैल्यू 8,000, तो जो टैक्सेबल वैल्यू है उतना ही लिखने का फिर, जो अगर टैक्सेबल वैल्यू आपको दिया है HRA 8,000, दे हैव नॉट सेड पर मंथ होगा तो मल्टीप्लाई बाय मंथ्स करने का, ठीक है। HRA भी हो गया, हाउस रेंट अलाउंस टैक्सेबल वैल्यू 8,000, रेंट पेड जाने दो। रेम्यूनरेशन फ्रॉम मुंबई यूनिवर्सिटी, आई एक्सप्लेन ना स्टूडेंट्स, रेम्यूनरेशन मतलब सैलरी, बट स्टूडेंट दिस इज नॉट इनकम फ्रॉम सैलरी बिकॉज ही इज नॉट एन एम्प्लॉय ऑफ मुंबई यूनिवर्सिटी, तो हम इसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में लिखेंगे, तो इसको जाने दो, टाइम भी इग्नोर करो। नेक्स्ट सेंटेंस, ही गेट्स 18,890 एज रीइंबर्समेंट फ्रॉम एम्प्लॉयर इन रेस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ हिज फैमिली मेंबर्स फ्रॉम ए डॉक्टर, दिस इज परक्विजिट एंड इट इज टैक्सेबल। डॉक्टर मतलब प्राइवेट क्लिनिक हो गया, कितना मिला है 18,890, तो स्टूडेंट्स हियर आई विल रिकॉर्ड परक्विजिट, पहला हेडिंग लिख लेता हूं मैं, देन आई विल राइट reimbursement of medical expense, ओके। बट ये डॉक्टर का है, प्राइवेट क्लिनिक का, इसके लिए टैक्सेबल है। हाउ मच इट वाज, 18,000 भूल गया स्टूडेंट्स में, इट वाज 18,890, 18,890, ये इश्यू होता है स्टूडेंट्स, बार बार स्लाइड चेंज करनी पड़ती है। 18,890, ओके। रीइंबर्समेंट ऑफ, और कोई परक्विजिट है चेक करो आगे, एक और था स्टूडेंट्स, बिसाइड्स ही गेट्स 12,600 एज रीइंबर्समेंट फ्रॉम एम्प्लॉयज इन रिस्पेक्ट ऑफ बुक्स एंड जर्नल्स फॉर ऑफिशियल वर्क, तो जाने दो एग्जाम। एम्प्लॉयर प्रोवाइडेड हिम 1,200 कार फॉर ऑफिशियल एंड प्राइवेट पर्पस, प्राइवेट पर्पस भी है, टैक्सेबल वैल्यू 32,400, तो हम लोग लिखेंगे यूज ऑफ कार, ओके। 32,400 यूज ऑफ कार हो गया। चलो इसके बाद क्या है, ही कॉन्ट्रीब्यूट्स, प्रोविडेंट फंड, और कोई है स्टूडेंट, ड्यूरिंग द ईयर ही स्पेंड्स परचेज बुक्स, नहीं है, तो कॉन्ट्रीब्यूट्स मतलब अब ये किसकी बात कर रहा है स्टूडेंट्स, कॉन्ट्रीब्यूट रिकग्नाइज, सॉरी कौन सा फंड है ध्यान से देखो, ही कॉन्ट्रीब्यूट्स 11% ऑफ सैलरी टू स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉई ने कॉन्ट्रीब्यूट किया तो 80C में कवर होगा, एम्प्लॉयर ने कॉन्ट्रीब्यूट किया, येस, एम्प्लॉयर इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग इक्विवेलेंट मैचिंग अमाउंट स्टूडेंट्स बाय एम्प्लॉयर, मैचिंग मतलब 11%, बट स्टूडेंट्स ये प्रोविडेंट फंड कौन सा है, स्टैट्यूटरी है, स्टैट्यूटरी है स्टूडेंट्स, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में स्टूडेंट्स देयर इज नो लिमिट, वो 12% का लिमिट ना रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड के लिए, रेफर द नोट्स जो हमने टेबल बनाया था, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड का कोई लिमिट नहीं है, इट इज टोटली एग्जेम्प्ट, 11% करे, 20% करे, 30% करे एम्प्लॉयर, देयर इज नो लिमिट, सो इट इज एग्जेम्प्ट, जाने दो, भूल जाओ उसको स्टूडेंट्स। फिर ये बुक्स के लिए उसका तो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा, कार का भूल जाओ। आई थिंक वी हैव डन ऑलमोस्ट ऑल एडजस्टमेंट, खाली मुंबई यूनिवर्सिटी बाकी है, वहाँ से 36,400, ठीक है स्टूडेंट्स, मुंबई यूनिवर्सिटी का कैलकुलेशन। तो सैलरी तो हो गया हमारा, तो सैलरी का टोटल तो कर सकते हैं एटलीस्ट, चलो सैलरी का टोटल कर लें, फिर बाद में अदर सोर्सेज देखेंगे। 1,86,000, 12,300, 3,100, 780, 8,000, 1,8890 and 32,400. टोटल इज 2,61,470, 261,470, इसको हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, ग्रॉस सैलरी। फिर इसमें से आपको 3 डिडक्शंस मिलते हैं, पहला जिसमें कंपलसरी है, जिसको आप कहते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन, वो फिक्स है या 50,000 या आपका ग्रॉस सैलरी, और 261,470 विच एवर इज लेस, ऑब्वियसली 50,000। एंटरटेनमेंट अलाउंस माइनस करने मिलता है इफ़ यू आर अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, एंड प्रोफेशनल टैक्स इफ़ यू आर पेड, तो यहाँ तो प्रोफेशनल टैक्स नहीं है स्टूडेंट्स, तो इसको माइनस कर लेते हैं, सो इट विल बी 211,470, दिस विल बी योर नेट सैलरी। वी आर कैलकुलेटिंग टैक्सेबल इनकम, टैक्सेबल इनकम मतलब ऑल 5 हेड्स ऑफ इनकम, तो सैलरी के बाद हाउस प्रॉपर्टी आता है, हाउस प्रॉपर्टी मतलब हाउस प्रॉपर्टी मीन्स रेंटल इनकम, नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, नेक्स्ट कम्स बिजनेस प्रोफेशन, नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, नेक्स्ट कम कैपिटल गेन्स, नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, नेक्स्ट कम्स इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, तो स्टूडेंट्स अभी मैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज लिख रहा हूँ, वो दिया है, वो मुंबई यूनिवर्सिटी से उसको रेम्यूनरेशन मिला ना, बिकॉज he is not an employee of Mumbai University, that is the simple reason, so income from other sources, इसको underline कर लेंगे, and then I will write
रेम्यूनरेशन फ्रॉम, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ MU, MU मीन्स मुंबई यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स। कितना मिला स्टूडेंट्स, अभी ये ध्यान से देखो अदर सोर्सेज में, यहाँ हमने पढ़ा था थर्ड लाइन, remuneration from Mumbai University for acting as a paper setter 36,400, expenditure incurred by X 3,400, 36,400 और 3,400 का एक्सपेंस हुआ ना, तो स्टूडेंट्स ये एक्सपेंस आप माइनस कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ये इनकम फ्रॉम सैलरी नहीं है। सैलरी में अगर कोई एक्सपेंस आता है ना, मैं क्या कहता हूँ, उसकी जगह आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा, है ना। एनी इंसिडेंटल एक्सपेंसेस इनकर, इंस्टेड ऑफ दैट यू हैव स्टैंडर्ड डिडक्शन, फिक्स 50,000 और ग्रॉस सैलरी विच एवर इज लेस। बट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज एक सेपरेट चैप्टर है, वहाँ पे डिटेल्स में डिस्कशन हो जाएगा। टाइम बीन, किसी इनकम को कमाने के लिए आपने कुछ खर्चा किया है, इन ऑर्डर टू अर्न एन इनकम इफ यू हैव स्पेंडेड समथिंग, यू हैव इनकर्ड सर्टेन एक्सपेंसेस, दैट एक्सपेंसेस कैन बी डिडक्टेड। ये अकाउंट्स का भी रूल है और ये अदर सोर्सेज का भी रूल है। अकाउंट्स में भी ऐसे ही होता है ना स्टूडेंट्स, सेल्स किया तो सेल्स के सामने जो भी खर्चा है वो आप लिखते हो ना। तो आपने यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड किया मुंबई यूनिवर्सिटी को, 36,400 वहाँ से रेम्यूनरेशन आया, बट आपका कुछ खर्चा भी तो हुआ ना, दैट यू कैन सबट्रैक्ट लाइक अकाउंट स्टूडेंट्स। इन ऑर्डर टू अर्न एन इनकम इफ यू स्पेंड सर्टेन अमाउंट, इट इज अलाउड टू बी डिडक्टेड अंडर अदर सोर्सेज। सैलरी में ऐसा नहीं होता स्टूडेंट्स, अदर सोर्सेज में। सो 36,400 माइनस 3,400 करेंगे तो आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज आएगा 33,000। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी इसका टोटल मैं नेक्स्ट स्लाइड पे लिख देता हूँ, दैट विल बी नोन एज व्हाट स्टूडेंट्स, और कोई अदर सोर्सेज नहीं है। 2,11,000 प्लस 2,11,470 प्लस 33,000। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे मैं लिख देता हूँ। सो दैट इज नोन एज ग्रॉस टोटल इनकम, इसको कहते हैं हम लोग ग्रॉस टोटल इनकम, 2,44,470। देन इसके बाद आप देखते हो लेस डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80, 80C, ट्रिपल सी ऐसा कुछ होगा तो लिखो। एक था स्टूडेंट्स, देखो प्रोविडेंट फंड वाला था, ही कॉन्ट्रीब्यूट्स, एम्प्लॉय ही कॉन्ट्रीब्यूट्स 11% ऑफ सैलरी टू स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, और उसका सैलरी 1,86,000 था। अच्छा, यहाँ पे फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी बोला है ना, ठीक है स्टूडेंट्स, 1,86,000 प्लस कितना है वो 12,300 DNS अलाउंस। सो आई विल राइट दिस, नो नीड टू वरी। तो मैं यहाँ लिखूंगा 80C में आएगा, ये सेक्शन 80C कंट्रीब्यूशन, शॉर्ट में मैंने लिखा है टू स्टैट्यूटरी PF प्रोविडेंट फंड। कितना स्टूडेंट्स उन्होंने कहा है, ही कॉन्ट्रीब्यूट्स 11% ना, 11% ऑफ सैलरी। सैलरी का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, 1,86,000 प्लस, सॉरी नेक्स्ट लाइन में लिख देता हूँ, नहीं तो स्पेस यहाँ कम हो पड़ेगा स्टूडेंट्स। ओके, 12%, सॉरी ही कॉन्ट्रीब्यूटेड 11%, आई एम सॉरी अगेन मिस्टेक हो रही थी। ओके, 11% ऑफ सैलरी, सैलरी मतलब उसका बेसिक विच इज़ 1,86,000 प्लस DA क्यों ऐड कर रहा हूँ, वहाँ पे लिखा इट फॉर्म्स पार्ट ऑफ सैलरी, क्लियरली क्वेश्चन में लिखा था। तो इट कम्स टू 1,98,300 इंटू 11%, इट इज़ 21,813, 21,813 स्टूडेंट्स। और या तो और कितना 1,50,000, 80C का ऐसा कैलकुलेशन होता है, विच एवर इज लेस। जितना आपने कंट्रीब्यूट किया, जितना आपने इन्वेस्ट किया, उसको 1,50,000 से कंपेयर करो, विच एवर इज लेस। तो ऑब्वियसली दिस इज लेस 21,813, तो आउटर कॉलम में आप लिखेंगे 21,813। फाइनल आंसर विल बी योर टैक्सेबल इनकम, और कोई डिडक्शन नहीं है। 80C नहीं, एक है स्टूडेंट, सॉरी लास्ट पैरा तो पढ़ा नहीं, अच्छा हुआ याद हो गया, आई एम रियली सॉरी स्टूडेंट, भूल जाता अभी फिर गड़बड़ हो जाती। ओके सॉरी, एक एक करके पढ़ लेते हैं। नोटिफाइड इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम्स, ये 80C में आता है। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम भी 80C में आता है। रीपेमेंट ऑफ लोन टेकन फॉर परचेजिंग हाउस प्रॉपर्टी 80C में आता है। ट्यूशन फीस ऑफ 2 चिल्ड्रंस, नोटिफाइड बॉन्ड्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, डिपॉजिट ऑन होम लोन अकाउंट ऑफ नेशनल हाउसिंग बैंक, मेडिक्लेम इंश्योरेंस प्रीमियम ना स्टूडेंट्स, ये 80D में आता है। नो नीड टू वरी, हम लोग लिखेंगे। एंड पेंशन फंड ऑफ LIC, तो सारे डिडक्शंस आपको मिलेंगे। तो एक एक करके मैं कॉपी करता हूँ। अच्छा मैंने देख लिया, अभी तो मैं भूल ही गया था स्टूडेंट्स, तो सॉरी स्टूडेंट्स, वेट, आप थोड़ा सी मेरी वजह से आपका ये इश्यू हो गया। अभी और भी है डिडक्शन, पहले वो लिख लेते हैं, फिर 1,50,000 से कंपेयर करेंगे। सो ये तो कंट्रीब्यूशन टू PF, तो ये अलग से एडजस्टमेंट था, वो हमने कर लिया। अभी नाउ जो LIC वगैरह उसने पे किया है।
लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम कितना उसने पे किया था स्टूडेंट्स, पहले देखो कि बार बार पेज टर्न करना पड़ता है। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम इज़ 9,000 बट सम एश्योर्ड कितना है 40,000। पहले भी मैंने ये एडजस्टमेंट किया है। मैक्सिमम आप कितना रिडक्शन क्लेम कर सकते हैं 10% ऑफ सम एश्योर्ड। सो 40,000 इंटू 10%। पे उसने किया है 9,000 प्रीमियम बट आप कितना लिख सकते हैं ओनली 4,000। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट फिर क्या किया उसने, नोटिफाइड लिंक सेविंग स्कीम्स ऑफ यूटीआई 12,000 ये पूरा मिलेगा। नोटिफाइड सेविंग स्कीम्स मैंने शॉर्ट में लिख दिया ऑफ यूटीआई, दिस विल बी 12,000 पूरा मिलेगा। ये भी 80C में ही आता है। नेक्स्ट उसका और क्या है, रीपेमेंट ऑफ लोन फॉर परचेजिंग ए हाउस प्रॉपर्टी, घर खरीदने के लिए लोन लिया था, वो लोन अभी वो रीपे कर रहा है, इट इज कवर्ड इन 80C 27,000। ट्यूशन फीस ऑफ 2 चिल्ड्रन 40,000 वो भी मिलेगा स्टूडेंट्स, 27 एंड 40। यहाँ पे लिखेंगे रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन, रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन, हाउ मच 27,000 है ना। Then tuition fees, it is allowed tuition fees and it is allowed only for 2 children। उसका कोई लिमिट नहीं है स्टूडेंट्स। 40,000 दिया है, वी कैन राइट एंटायर 40। चलो ये 40 भी लिख लिया तो 27 40 भी हो गया। नेक्स्ट क्या है, नोटिफाइड बॉन्ड्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी 30 एंड डिपॉजिट इन होम लोन अकाउंट ऑफ नेशनल हाउसिंग बैंक 15। 30 एंड 15 वो भी मिलेगा। नोटिफाइड इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स 30, होम लोन डिपॉजिट इन होम लोन अकाउंट ऑफ नेशनल हाउसिंग बैंक, डिपॉजिट इन NHB मतलब नेशनल हाउसिंग बैंक 15। और कोई डिडक्शन है क्या 80C में स्टूडेंट्स, 80C पे हम लोग कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। फिर क्या नोटिफाइड बॉन्ड्स हो गया। मेडिक्लेम प्रीमियम 80D में आता है और पेंशन फंड ऑफ LIC 80CCC में आता है, उन्होंने खुद कहा है। तो चलो 80C तो पूरा हुआ, तो पहले 80C का टोटल करते हैं। 21,813 प्लस 4 है ना, प्लस 12 प्लस 27 प्लस 40 प्लस 30 प्लस 15 स्टूडेंट्स, इसी का टोटल ना, ये सबका टोटल करेंगे हम लोग। यहाँ तक किया मैंने टोटल, ये इनर कॉलम का, इट कम्स टू 149,813 एंड और 1,50,000 विच एवर इज लेस। तो 149 इज लेस, बट यहाँ पे एक और डिडक्शन है, अभी हमने वो चैप्टर किया नहीं है, बट पेंशन फंड ऑफ LIC क्वालिफाइड फॉर रिडक्शन अंडर 80CCC कितना है 15,000। ओके स्टूडेंट्स, सो दैट्स व्हाट आई एम रिकॉर्डिंग हियर, पेंशन फंड ऑफ LIC ये 80CCC में आता है। सो आई एम राइटिंग 80CCC, सॉरी ये सब कैपिटल लेटर्स में, 80CCC पेंशन फंड ऑफ LIC कितना 15,000। तो अब ये भी टोटल में आता है, 80C के साथ में काउंट किया जाएगा ये भी, प्लस 15। सो नाउ टोटल इज 164,813 और 1,50,000 विच एवर इज लेस, और 1,50,000 विच एवर इज लेस। दिस इज द प्रैक्टिकल वे 80C और CCC दोनों का टोटल करने का, देन कंपेयर विथ 1,50,000। सो नाउ विच इज लेस 164 के 150, 150 इज लेस ऑब्वियसली, सो आउटर कॉलम में 150 आएगा। सो दिस वॉज 80C और CCC। अब आपको 80D भी दिया है। 80D मतलब होता है स्टूडेंट्स मेडिक्लेम प्रीमियम, 80D में सब मेडिक्लेम प्रीमियम आता है, और ये एम्प्लॉय ने खुद पे किया, एम्प्लॉयर ने नहीं। ओके यहाँ पे देखो मेडिक्लेम इंश्योरेंस प्रीमियम कितना पे किया उसने 11,000 मिलेगा, उसका 25,000 तक का लिमिट होता है स्टूडेंट्स, यू कैन क्लेम अप टिल 25,000 एक्चुअल अमाउंट यू पेड और 25,000 विच एवर इज लेस। बट अगेन स्टूडेंट्स वो सेपरेट चैप्टर है, जब हम डिटेल्स में डिस्कस कर लेंगे। अभी जितना हमें यूज़ है मैं उतना ही डिस्कशन कर रहा हूँ 11,000, क्योंकि एग्जाम में आपको सैलरी के साथ हाउस प्रॉपर्टी के साथ ये डिडक्शंस आते हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए। एंड देर इज़ नथिंग एल्स स्टूडेंट्स, सब हो गया। सो 2,44,470 minus 1,50,000 and minus 11,000. So 83,470 is your taxable income. Obviously इसमें कोई टैक्स तो होगा नहीं स्टूडेंट्स,
नील टैक्स होगा, आपके सिलेबस में तो है नहीं वैसे भी, तो टैक्सेबल इनकम इज 83,470। ओके, इंपॉर्टेंट था 80C और ट्रिपल सी दोनों साथ में पहले काउंट किया जाता है, देन वी कंपेयर विद 1,50,000 एंड विच एवर इज लेस। और मेडिक्लेम प्रीमियम का लिमिट क्या है? एक्चुअल अमाउंट विच यू पेड एज प्रीमियम कंपेयर विद 25,000 विच एवर इज लेस। तो एक्चुअल 11,000 और 25,000 विच एवर इज लेस, सो आई रिकॉर्डेड 11,000। ठीक है, सो सोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट हुआ था स्टूडेंट्स, ये था हमारा, इसमें ग्रेचुइटी पेंशन वगैरह नहीं था। ठीक है, अच्छा कुछ पॉइंट्स मैं लिख देता हूँ आपके रेफरेंस के लिए, क्या क्या हमने इग्नोर किया। वो स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड इग्नोर किया क्योंकि एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया था, और वो रीइंबर्समेंट फॉर ऑफिशियल वर्क। और कुछ था स्टूडेंट्स? नहीं ना, तो नेक्स्ट स्लाइड पे जाएगा, यहाँ तो स्पेस है नहीं। रीइंबर्समेंट फॉर बुक्स था शायद वो, हाँ बुक्स था, फॉर बुक्स फॉर ऑफिशियल वर्क, वहाँ पे लिखा भी था ऑफिशियल पर्पस इज एग्जेम्प्ट, EXEMPT, जल्दी जल्दी लिखने में गड़बड़ हो जाती है, एग्जेम्प्ट। और स्टूडेंट्स एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, मैंने शॉर्ट में इसमें इज एग्जेम्प्ट, उसका कोई लिमिट नहीं है, 11, 12, 13 ऐसा कोई लिमिट नहीं है, वो एग्जेम्प्ट होता है स्टूडेंट्स डायरेक्टली। हाँ, इसने भी कुछ बुक्स खरीदी थी, कार मेंटेन किया था कॉलेज आने जाने के लिए, वो सब स्टैंडर्ड डिडक्शन में चला गया स्टूडेंट्स। ठीक है, सो यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था, सॉरी फ्रॉम ईयर सैलरी एंड अलाउंसेस, ये हमने कैलकुलेट किया। एक इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज था, और जो एक्सपेंस था वो माइनस किया इनकम में से। देन वी हैड सम डिडक्शंस, 80C, ट्रिपल सी और 80D में था, एंड यहाँ पे 2 पॉइंट मैंने अलग से लिख दिया। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल।